गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम हमारा बायोलॉजी का नया लेसन शुरू करेंगे एंजाइम, जो आपका सेकंड यूनिट का लास्ट चैप्टर है। सेकंड यूनिट का लास्ट चैप्टर है और बायोलॉजी का 9वां चैप्टर या 9वां लेसन है। नाम क्या है? एंजाइम। आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले एंजाइम के परिचय की बात करेंगे कि एंजाइम होते क्या है। एंजाइम होते क्या है? तो देखिए बच्चों, एंजाइम जो है वो प्रोटीन प्रकृति के कार्बनिक पदार्थ होते हैं। प्रोटीन प्रकृति के कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो जीवित कोशिकाओं में जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? एंजाइम या प्रकीर्णव कहते हैं। ठीक है, तो जैव उत्प्रेरक क्या होते हैं? तो जैव उत्प्रेरक को ही हम क्या कह रहे हैं? एंजाइम कह रहे हैं। तो कोशिका में जो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं घटित होती हैं, उन अभिक्रियाओं की दक्षता और तीव्रता को बढ़ाने का कार्य कौन करता है? जैव उत्प्रेरक करता है। कौन करता है? जैव उत्प्रेरक। ठीक है, तो एंजाइम को हम जैव उत्प्रेरक या जैव रासायनिक उत्प्रेरक भी कहते हैं। एंजाइम को हम जैव उत्प्रेरक या जैव रासायनिक उत्प्रेरक भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह जैव रासायनिक क्रिया की तीव्रता एवं दक्षता को बढ़ा देते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो एंजाइम हैं, ये जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की तीव्रता को तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन उस अभिक्रिया के दौरान स्वयं क्या रहते हैं? अपरिवर्तित रहते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? एंजाइम। तो यहाँ डेफिनेशन क्लियर होती है एंजाइम की कि एंजाइम प्रोटीन प्रकृति के कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो जीवित कोशिकाओं में जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उनकी तीव्रता और दक्षता को बढ़ा देते हैं, लेकिन अभिक्रिया के दौरान स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। ठीक है, इन्हें हम जैव उत्प्रेरक या जैव रासायनिक उत्प्रेरक भी कहते हैं। ठीक है, अब ये तीव्रता को कैसे बढ़ाते हैं? जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की तीव्रता को कैसे बढ़ाते हैं? तो ये क्या करते हैं कि जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में जो अभिकारक होते हैं, उन अभिकारक की सक्रियण ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा? सक्रियण ऊर्जा, या हम बोले एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब जो अभिकारक को जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है एक्टिवेट होने के लिए, उस सक्रियण ऊर्जा का मान क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। कौन? एंजाइम। ठीक है, आगे यहाँ तक बात समझ में। अब एंजाइम जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है? ग्रीक भाषा से। कहाँ से लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है इन ईस्ट। क्या होता है? इन ईस्ट। ठीक है, जैसे एंजाइम है तो EN से तो बना इन और जाइम से बना है ईस्ट, तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया इन ईस्ट। ठीक है बच्चों, अब यहाँ बात कर रहे हैं हम जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की। तो अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है, उपचय अभिक्रिया और अपचय अभिक्रियाएं। तो उपचय अभिक्रियाएं क्या होती हैं? तो कोशिका में होने वाली वे अभिक्रियाएं जो क्या है? संश्लेषणात्मक है। क्या है? संश्लेषणात्मक का मतलब नए छोटे छोटे अणु मिलकर या छोटे छोटे अभिकारक मिलकर एक बड़ा उत्पाद बनाते हैं, एक नया पदार्थ बनता है, उसको हम संश्लेषणात्मक अभिक्रिया बोलते हैं। संश्लेषणात्मक अभिक्रिया। जैसे अपने प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया है पादपों में, वो कैसी है? संश्लेषणात्मक अभिक्रिया है, क्योंकि उसमें अभिकारक CO2, H2O ये मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? ग्लूकोज का निर्माण कर रहे हैं। किसी नए पदार्थ का क्या हो रहा है? उसमें संश्लेषण हो रहा है। ठीक है, तो उपचय अभिक्रिया कैसी होती है? कोशिका में होने वाली संश्लेषणात्मक अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? उपचय अभिक्रिया बोलते हैं। इन अभिक्रियाओं में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बात करते हैं अपचय अभिक्रियाओं की। तो ये अभिक्रिया कैसी होती है? विघटनकारी होती है या विघटनात्मक होती है अभिक्रिया। ठीक है, इसमें टूटता है अभिकारक, टूटता है। ठीक है, और इसमें इस अभिक्रिया में ऊर्जा क्या होती है? मुक्त होती है, ऊर्जा बाहर निकलती है। तो ये हो गई उपचय और अपचय अभिक्रियाएं। अब ये उपचय और अपचय अभिक्रियाएं मिलकर क्या बनाती है? उपापचय पथ बनाती है। क्या बनाती है? उपापचय पथ बनाती है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया एंजाइम का परिचय। ठीक है, अब हम बात करते हैं एंजाइम के इतिहास की।
एंजाइम के इतिहास की कि कौन कौन से वैज्ञानिक ने कौन कौन से एंजाइम को खोजा या किस एंजाइम के बारे में क्या कहा। ठीक है, ये बात करेंगे हम। तो सबसे पहले वैज्ञानिक आया कुहने। कौन सा वैज्ञानिक? कुहने। ठीक है, कब? 1878 में एंजाइम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। एंजाइम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था कौन से वैज्ञानिक ने? कुहने ने। कब? 1878 में। ठीक है, किसके लिए? ईस्ट विलियन के किण्वन के लिए। किसके लिए? ईस्ट विलियन के किण्वन के लिए। ठीक है, उसके बाद वैज्ञानिक आया बुकनर। कब? 1897 में। बुकनर वैज्ञानिक ने ईस्ट कोशिका में कौन से एंजाइम को खोजा? जाइमेज एंजाइम। कौन से एंजाइम को? जाइमेज। तो यहाँ चीज़ याद रखनी है आपको कि जाइमेज एंजाइम सबसे पहले खोजा गया एंजाइम है। तो सबसे पहले खोजा गया एंजाइम कौन सा है? जाइमेज। किसमें खोजा गया था? ईस्ट कोशिका में। किसने खोजा? बुकनर ने। कब? 1897 में। क्लियर है। उसके बाद वैज्ञानिक आया सुमनर। कौन सा? सुमनर। कब? 1926। सुमनर वैज्ञानिक ने क्या किया? तो सुमनर वैज्ञानिक ने यूरिएज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? यूरिएज एंजाइम को क्रिस्टलीय रूप में प्राप्त किया। किस रूप में? क्रिस्टलीय रूप में प्राप्त किया। ठीक है बच्चों, इसके बाद बात करते हैं, एक वैज्ञानिक है बर्जेल्थस। कौन सा? बर्जेल्थस। इसने एंजाइमों की किस रूप में पहचान की? जैव उत्प्रेरक के रूप में। किस रूप में? जैव उत्प्रेरक के रूप में। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, दो वैज्ञानिक थे सुमनर व नॉर्थरोप। सुमनर व नॉर्थरोप। कब की बात है? 1930 में। सुमनर व नॉर्थरोप ने यह प्रमाणित किया कि जो एंजाइम होते हैं वो रासायनिक दृष्टि से क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। रासायनिक दृष्टि से क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। या ये कहें कि जो एंजाइम है वो किसके बने हुए होते हैं? प्रोटीन के बने हुए हैं। इस बात को किसने प्रमाणित किया? दो वैज्ञानिक थे, सुमनर और नॉर्थरोप ने। कब? 1930 में। ठीक है, इसके बाद दो वैज्ञानिक थे शेक व अल्टमैन। शेक व अल्टमैन, इन्होंने अप्रोटीनी एंजाइम को, मतलब ऐसे एंजाइम जो प्रोटीन के बने हुए नहीं है, अप्रोटीनी एंजाइम। कौन सा? राइबोजाइम। कौन सा? राइबोजाइम। अप्रोटीनी एंजाइम राइबोजाइम की खोज की। किसने? शेक व अल्टमैन। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया एंजाइम का इतिहास। अब हम बात करेंगे एंजाइम की संरचना की, स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। ठीक है बच्चों, तो अब हम बात करते हैं एंजाइम की संरचना की। किसकी बात करेंगे? एंजाइम की संरचना की। तो हम जानते हैं कि सभी एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। सभी एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। ठीक है, जैसे जो आरएनए संबंधन में सहायक होता है एंजाइम, कौन सा? राइबोजाइम। जैसे आरएनए संबंधन में कौन सा एंजाइम? राइबोजाइम जो एंजाइम होता है वो आरएनए का बना होता है। राइबोजाइम जो एंजाइम है वो प्रोटीन का ना बना होता, किसका बना होता है? आरएनए का बना होता है। ठीक है, तो सभी एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। जैसे राइबोजाइम जो एंजाइम है वो किसका बना होता है? आरएनए का बना होता है। क्लियर है। अब कुछ एंजाइम केवल किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। कुछ एंजाइम केवल किसके बने होते हैं? प्रोटीन के, जैसे पेप्सिन, यूरिएज आदि। ठीक है, तो ये एंजाइम पूरी तरीके से किसके बने हुए होते हैं? प्रोटीन के बने हुए होते हैं। ठीक है, तो ऐसे एंजाइम जो केवल प्रोटीन के बने हुए होते हैं, ऐसे एंजाइम जो केवल प्रोटीन के बने हुए होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सरल एंजाइम। क्या बोलते हैं? सरल एंजाइम बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, लेकिन अधिकांश एंजाइम में प्रोटीन के साथ, अधिकांश एंजाइम में प्रोटीन के साथ अप्रोटीनी भाग या प्रोटीन रहित भाग भी जुड़ जाता है। अप्रोटीनी भाग भी जुड़ जाता है। उस कंडीशन में उस एंजाइम को हम क्या बोलेंगे? संयुग्मित या होलो एंजाइम। संयुग्मित या होलो एंजाइम। यहाँ तक बात समझ में आई? अगर एंजाइम केवल प्रोटीन का बना हुआ है तो वह एंजाइम कहलाएगा सरल एंजाइम। ठीक है, और अगर ऐसा एंजाइम जिसमें प्रोटीन के साथ साथ उस प्रोटीन भाग से अप्रोटीनी भाग भी जुड़ा हुआ है या प्रोटीन रहित भाग भी जुड़ा हुआ है, उस कंडीशन में उस एंजाइम को हम संयुग्मित, कौन सा? संयुग्मित या होलो एंजाइम कहते हैं।
ठीक है, आगे बात समझ में। तो अब होलो एंजाइम अणु की जो संरचना है उसको अगर हम देखें, ये देखो होलो एंजाइम है। तो होलो एंजाइम अणु की संरचना में कितने भाग नजर आएंगे? 2 भाग, प्रोटीन भाग और अप्रोटीनी भाग। प्रोटीन भाग और अप्रोटीनी भाग, ठीक है। तो जब हम होलो एंजाइम अणु की संरचना को देखते हैं तो उसमें 2 भाग स्पष्ट रूप से नजर आते हैं। प्रोटीन युक्त भाग जिसको हम बोलते हैं एपो एंजाइम, क्या बोलते हैं? एपो एंजाइम, ठीक है। और प्रोटीन रहित भाग या अप्रोटीनी भाग जिसको बोलते हैं हम सहकारक या कोफैक्टर, सहकारक या कोफैक्टर, ठीक है। जैसे अब ये एक संरचना दिखाई गई है होलो एंजाइम की, इसमें ये जो एरिया है, ये एरिया तो पूरा क्या है? एपो एंजाइम का है। किसका है? एपो एंजाइम का, जो केवल किसका बना हुआ है? प्रोटीन का। केवल किसका बना हुआ है? प्रोटीन का। लेकिन इसके साथ एक अप्रोटीनी भाग जुड़ा हुआ है, एक अप्रोटीनी भाग जुड़ा हुआ है जिसको हम कोफैक्टर या प्रोस्थेटिक समूह कहते हैं, ठीक है। तो ये संरचना किसकी हो गई? होलो एंजाइम की। किसकी हो गई? होलो एंजाइम की, ठीक है। या इसको शॉर्ट में इस तरीके से समझ सकते हैं हम, एपो एंजाइम और कोफैक्टर दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? होलो एंजाइम का। किसका निर्माण करते हैं? होलो एंजाइम का। क्लियर है? तो जब एंजाइम केवल प्रोटीन का बना हुआ हो तो सरल एंजाइम, लेकिन जब एंजाइम में प्रोटीन भाग के साथ कोई अप्रोटीनी भाग भी जुड़ा हुआ हो तो वो कहलाएगा होलो एंजाइम। क्या कहलाएगा? होलो एंजाइम। तो होलो एंजाइम में 2 भाग हो गए, प्रोटीन भाग और अप्रोटीनी भाग। तो प्रोटीन भाग को तो हम कहते हैं एपो एंजाइम और अप्रोटीनी भाग को हम कोफैक्टर या प्रोस्थेटिक समूह, ये डिटेल से पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा। तो अप्रोटीनी भाग को हम कोफैक्टर बोलते हैं। तो एपो एंजाइम और कोफैक्टर मिलकर किसका निर्माण करते हैं? होलो एंजाइम का निर्माण करते हैं। आगे बात समझ में। तो अब 2 चीज़ें हमारे सामने समझ आई क्लियर निकल के, एपो एंजाइम और अप्रोटीनी भाग जो क्या है? सहकारक। तो एपो एंजाइम और कोफैक्टर, एपो एंजाइम और कोफैक्टर, इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। अब हम डिटेल से अध्ययन करेंगे होलो एंजाइम के प्रोटीन युक्त भाग की। किसकी बात करेंगे? प्रोटीन युक्त भाग की, जिसको हम क्या कह रहे हैं? एपो एंजाइम। क्या बोल रहे हैं? एपो एंजाइम, ठीक है। तो जो एपो एंजाइम है वो एंजाइम का कौन सा भाग होता है? प्रोटीन भाग होता है। कौन सा भाग होता है? प्रोटीन भाग होता है, ठीक है। और इस एपो एंजाइम में जो प्रोटीन अणु है वो विशिष्ट लंबाई के होते हैं। एपो एंजाइम में भाई होलो एंजाइम का एक पार्ट है, प्रोटीन युक्त भाग है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? एपो एंजाइम। तो एपो एंजाइम किसका बना होता है? एपो एंजाइम प्रोटीन का बना हुआ होता है, या एपो एंजाइम जो है वो एंजाइम का प्रोटीन भाग है, ठीक है। और इस भाग में जो प्रोटीन अणु है वो विशिष्ट लंबाई के होते हैं। प्रोटीन अणु जो है वो विशिष्ट लंबाई के होते हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं कि प्रोटीन किसका बना होता है? एमिनो अम्ल का। प्रोटीन किसका बना होता है? एमिनो अम्ल का, ठीक है। तो एपो एंजाइम में जो एमिनो अम्ल है उनका भी एक विशिष्ट क्रम होता है, विशिष्ट क्रम होता है, ठीक है बच्चों। अब जो प्रोटीन युक्त भाग है एंजाइम का वो किसका बना है? प्रोटीन का बना हुआ है। और प्रोटीन की प्रकृति कैसी होती है? कोलाइडी। कैसी प्रकृति होती है? कोलाइडी। तो प्रोटीन कोलाइडी प्रकृति का होने के कारण यह प्रोटीन क्या करता है? यह प्रोटीन एंजाइम को प्रति इकाई आयतन, एंजाइम को प्रति इकाई आयतन अधिक क्षेत्र उपलब्ध करता है। किसके लिए? किसके लिए? रासायनिक अभिक्रिया के लिए, ठीक है। तो एंजाइम जो है वो किसका बना हुआ है? एंजाइम का जो एपो एंजाइम पार्ट है वो प्रोटीन का बना होता है। और प्रोटीन की प्रकृति कैसी होती है? कोलाइडी होती है। तो प्रोटीन की कोलाइडी प्रकृति होने के कारण यह प्रोटीन क्या करता है? एंजाइम को प्रति इकाई आयतन अधिक क्षेत्र उपलब्ध करता है। आगे बात समझ में। अब एपो एंजाइम में एक या एक से अधिक, एपो एंजाइम में एक या एक से अधिक विशेष क्षेत्र पाए जाते हैं। एक या एक से अधिक विशेष क्षेत्र पाए जाते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? सक्रिय स्थल। क्या बोलते हैं? सक्रिय स्थल या एक्टिव साइट। सक्रिय स्थल या एक्टिव साइट, ठीक है। तो जो अभिकारक होते हैं, जो अभिकारक होते हैं वो कहाँ जुड़ते हैं? वो एपो एंजाइम में जो सक्रिय स्थल होते हैं वहीं पर आकर जुड़ते हैं। तो अभिकारक सक्रिय स्थल से ही जुड़ता है। अभिकारक सक्रिय स्थल से ही जुड़ता है। यहाँ तक बात आ गई समझ में। तो ये तो एक पोर्शन हो गया होलो एंजाइम का, एक पोर्शन जो प्रोटीन युक्त है जिसको हम बोल रहे हैं एपो एंजाइम, उसकी बात हो गई, ठीक है।
अब हम बात करते हैं अप्रोटीनी भाग की, होलो एंजाइम के अप्रोटीनी भाग की, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सहकारक या कोफैक्टर, सहकारक या कोफैक्टर। ठीक है, अब सहकारक या कोफैक्टर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कौन कौन से, सक्रिय कारक जिसको एक्टिवेटर बोलते हैं, प्रोस्थेटिक समूह, सक्रिय कारक, प्रोस्थेटिक समूह और सह एंजाइम या कोएंजाइम। ठीक है, अब इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। जो अप्रोटीनी भाग है एंजाइम का, जो अप्रोटीनी भाग है जिसको हम कोफैक्टर या सहकारक बोल रहे थे, ये सहकारक 3 प्रकार के होते हैं, सक्रिय कारक, प्रोस्थेटिक समूह और सह एंजाइम। ठीक है बच्चों, अब इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं होलो एंजाइम या एंजाइम के अप्रोटीन भाग की। किसकी बात करते हैं, अप्रोटीन भाग की, जिसको सहकारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सहकारक। ठीक है, और अब सहकारक को हमने 3 प्रकारों में विभेदित किया, या सहकारक 3 प्रकार का होता है। पहला है प्रोस्थेटिक समूह, पहला है प्रोस्थेटिक समूह। ठीक है, तो प्रोस्थेटिक समूह क्या होता है कि जब एंजाइम के एपो एंजाइम से या प्रोटीन युक्त भाग से, जब एंजाइम के एपो एंजाइम से कार्बनिक प्रकृति का, कैसी प्रकृति का, कार्बनिक प्रकृति का, कार्बनिक प्रकृति का अप्रोटीनी भाग, कार्बनिक प्रकृति का अप्रोटीनी भाग सघनता एवं दृढ़ता से, सघनता एवं दृढ़ता से मतलब टाइटली, सघनता एवं दृढ़ता से जुड़ा रहता है, तो ऐसे अप्रोटीनी भाग को हम क्या कहते हैं, प्रोस्थेटिक समूह कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोस्थेटिक समूह। तो क्या बात समझ में आई कि एपो एंजाइम से जब कोई कार्बनिक प्रकृति का पदार्थ, कार्बनिक प्रकृति का अप्रोटीनी भाग या पदार्थ दृढ़ता और सघनता से जुड़ता है, तो उस कार्बनिक प्रकृति के अप्रोटीनी भाग को हम क्या कहते हैं, प्रोस्थेटिक समूह कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोस्थेटिक समूह कहते हैं। जैसे साइटोक्रोम और फ्लेवोप्रोटीन, साइटोक्रोम और फ्लेवोप्रोटीन। तो साइटोक्रोम और फ्लेवोप्रोटीन क्या है, सहकारक है। क्या है, सहकारक है। कौन से समूह है ये, प्रोस्थेटिक समूह है, जो एंजाइम के एपो एंजाइम से सघनता एवं दृढ़ता से जुड़े हुए होते हैं। आगे बात समझ में, तो सहकारक को 3 भागों में हमने बांटा है। पहला था प्रोस्थेटिक समूह, क्लियर हो गया। दूसरा है सक्रिय कारक, जिसको हम बोल रहे हैं एक्टिवेटर, सक्रिय कारक। तो सक्रिय कारक क्या होते हैं, तो सक्रिय कारक जो है प्राय क्या होते हैं, धातु होते हैं, प्राय क्या होते हैं, धातु होते हैं, तथा लवणों के आयंस के रूप में कार्य करते हैं। तो जो सक्रिय कारक है या एंजाइम का जो अप्रोटीनी भाग है, जो एपो एंजाइम से जुड़ा हुआ होता है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, सक्रिय कारक, वो सक्रिय कारक प्राय क्या होते हैं, धातु होते हैं। क्या होते हैं, धातु, तथा लवणों के आयंस के रूप में। जैसे NaCl है, सोडियम क्लोराइड, उसमें आयंस क्या हो गए, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। तो ये प्राय धातु होते हैं तथा लवणों के आयंस के रूप में कार्य करते हैं। आगे बात समझ में यहाँ तक। अब इनका प्रमुख कार्य क्या है, तो इन आयंस का या इन सक्रिय कारक का प्रमुख कार्य एंजाइम व अभिकारक, एंजाइम व अभिकारक अणु के मध्य सेतु या ब्रिज निर्माण करना है, सेतु या ब्रिज निर्माण करना है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो सक्रिय कारक कौन कौन से होते हैं, तो पोटेशियम, आयरन, ठीक है, कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक, मैग्नीज, कैल्शियम। ठीक है, ये हो गए आपके सक्रिय कारक। अब बात करते हैं हम सह एंजाइम या को एंजाइम की। तो जब अप्रोटीनी भाग, जब अप्रोटीनी भाग एपो एंजाइम से या प्रोटीन युक्त भाग से ढीले तौर पर जुड़ा हो, यहाँ तो क्या था, सघनता एवं दृढ़ता से, लेकिन यहाँ पर ढीले तौर से जुड़ा हुआ या ढीले से जुड़ा हुआ हो, अर्थात आसानी से पृथक हो जाए और आसानी से पुनः जुड़ जाए। तो जब अप्रोटीनी भाग एंजाइम के प्रोटीन युक्त भाग से या एपो एंजाइम से ढीले तौर पर या ढीले से जुड़ा हुआ हो, अर्थात आसानी से अलग हो जाए और आसानी से पुनः जुड़ जाए, आसानी से पुनः जुड़ जाए, तब ऐसे भाग को हम क्या कहते हैं, सह एंजाइम या कोएंजाइम कहते हैं, सह एंजाइम या कोएंजाइम कहते हैं। ठीक है, उदाहरण की बात करें तो वो क्या है, NAD, NADP, FAD और कोएंजाइम A, ये सब क्या है, कोएंजाइम है, ये सब क्या है, कोएंजाइम है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पोर्शन हमारा कंप्लीट होता है एंजाइम की संरचना। ठीक है, यहाँ एंजाइम की संरचना कंप्लीट हो गई। आज के लिए इतना ही।
कल पढ़ेंगे हम एंजाइम के विशिष्ट गुणों के बारे में, एंजाइम के विशिष्ट गुणों के बारे में। तब तक के लिए घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।